दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं 20 मई के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। अच्छा, जिन्हें भी जरूरत होगा इस वीडियो के पीडीएफ का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां विजिट करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। तो हमारे सामने दोस्तों सबसे पहले पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद की स्थापना का निर्णय लिया है। कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में विधान परिषद की स्थापना का निर्णय लिया। देखिए, जब ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल बनने शुरू हो जाते हैं। वो सवाल क्या होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, क्या बड़ा आसान होता है क्या इस तरह के विधान परिषदों का गठन करना। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अभी अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है, यहां पर विधान परिषद है। 6 क्या, अब उसको आप 5 भी मान सकते हैं। क्यों 5 और 6 में दोनों का नाम ले रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन भी मैं आपको बता दूंगा। पहले याद रखिए वो 6 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर अभी विधान परिषद बना हुआ है। ठीक है, पहले इसकी बात कर लेता हूं फिर आगे बताता हूं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए जो हमारा उत्तर प्रदेश है, जो आपका बिहार राज्य है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, क्या हो गया, महाराष्ट्र राज्य हो गया, आपका कर्नाटक राज्य होगा, कर्नाटक, और आपका तेलंगाना राज्य हो गया। ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, और तेलंगाना अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से, तो यहां पर एक और ऐड करिएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये कुल मिला के 6 राज्य हैं जहां पर अभी क्या है, विधान परिषद मौजूद है। लेकिन याद रखेगा इसमें से जो छठा वाला राज्य मैंने लिखा आंध्र प्रदेश, इसने क्या किया है कि अपने यहां से विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है। लेकिन आप याद रखिए, अगर कोई भी राज्य चाहता है कि मैं विधान परिषद अपने यहां से समाप्त कर दूं, या कोई राज्य यह चाहता है कि मैं विधान परिषद अपने यहां पर बना लूं, निर्माण कर लूं, तो इन दोनों के लिए उसे अपने राज्य से तो इन चीजों को पास करना ही पड़ता है। उसके बाद राज्यपाल पास करता है, उसके बाद चीजें जाती संसद में, और संसद में सब कुछ होने के बाद ही ये नियम क्या होता है, लागू होता है। यानी हटाने के लिए भी वही नियम है और लाने के लिए भी वही नियम है। तो यहां पे जो आंध्र प्रदेश है दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने अपने यहां से प्रस्ताव पारित कर दिया है, लेकिन अभी यह मामला केंद्र में चल रहा है, अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं आया। इसलिए मैंने कहा 6 राज्य। मैंने 5 राज्य का नाम क्यों लिया, क्योंकि अगर रियल में देखा जाए तो बचे कितने हैं रियलिटी में, तो बचे हैं केवल 5 ही, जिसमें अभी क्या है, विधान परिषद मौजूद है। फिलहाल आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया है कि उसके यहां पर विधान परिषद का निर्माण किया जाए। अब देखिए, उसके यहां अगर घोषणा हो गया तो अब कहां पर जाएगा, अब जाएगा बात राज्यपाल के पास। राज्यपाल अगर पास कर देता है तो मामला जाएगा संसद में, और संसद के बाद जाकर के यह डिसाइड होगा कि अब वहां पर विधान परिषद बनेगा या नहीं बनेगा। मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो यहां पे वो राज्य कौन सा है दोस्तों, तो याद रखेगा पश्चिम बंगाल वह राज्य है जो ऐसा करना चाहता है। ठीक है, अब बात आती है, सर ये तो हो गया विधान परिषद के बारे में, आपको कुछ एडिशनल बातें मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे आपने नाम सुना होगा संसद के, ठीक है, तो संसद की व्याख्या दोस्तों कहां पर दी गई, संसद के बारे में कहां पर बताया गया है, तो जो भारतीय संविधान है उसका जो धारा 79 है, अनुच्छेद जो 79 है, आजकल मूल विधि पढ़ाते पढ़ाते आदत बन गई है, बार बार मुंह से हर जगह पर धारा ही शब्द निकलता है। ठीक है, ऐसे शुरुआत में मूल विधि में हर जगह पर अनुच्छेद शब्द निकलता था, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो यहां याद रखेगा मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूं। ठीक है, आर्टिकल की बात कर रहा हूं, और कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल 79, जहां पर संसद के बारे में बताया गया। और यहां पर बताया गया संसद कुल मिलाकर के 3 लोगों से बनता है। यहां का होता है लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति। याद रखिए राष्ट्रपति को शामिल करना मत भूल जाइएगा कभी भी। याद रखिए संसद में केवल लोकसभा राज्यसभा नहीं होता, उसके साथ साथ राष्ट्रपति भी होता है, तब जाकर के संसद का निर्माण होता है, अन्यथा संसद का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, इससे आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इसका जो उच्च सदन है उसका नाम है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में बताएगा दोस्तों 80 में। ठीक है, आर्टिकल 80 में। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां पर लोकसभा आएगी, लोकसभा के बारे में बताया गया, याद रखेगा 81 में। ठीक है, ये चीजें थी, ये तो रहा इसके बारे में। उसी प्रकार से अगर हम राज्य विधान परिषद की बात करें दोस्तों, तो राज्य विधान परिषद के बारे में जो यहां पर निर्णय लिया गया वो लिया जा रहा है 169। ठीक है, आर्टिकल 169 पढ़ेंगे तो 169 में बताया गया है कि जिस प्रकार से राज्यों में एक विधानसभा होती है, उसी प्रकार राज्य अपने यहां पर चाहे तो विधान परिषद का भी निर्माण कर सकते हैं। तो 169 यहां पर है दोस्तों, इसके बारे में व्याख्या है। अब बात आती है कि जो पश्चिम बंगाल है, क्या यह पहली बार जो है
अपने यहां पर विधान परिषद लाने का एक प्रस्ताव ला रहा है या इसके पहले भी इस पर उसने विचार किया। तो याद रखेगा दोस्तों, अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले 1952 में विधान परिषद लाने का प्रस्ताव आया था और वहां पर विधान परिषद बन भी गया था, लेकिन उसके बाद 1969 में वहां से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यह वही साल है जिस साल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह वही साल है जिस साल नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गए हुए थे, यह वही साल है, याद है ना आपको 1969 तो याद होगा, ये सारी चीजें आप याद रखेगा। ठीक है, तो ये वही साल है। ठीक है, नासा भी इसी साल बना, नासा नहीं, जो अपने यहां का इसरो है उसका निर्माण भी इसी साल हुआ था। तो ये सभी बातें आप याद रखेगा। 1969 में क्या किया गया, पश्चिम बंगाल से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में विधान परिषद लाने की कवायद शुरू हो गई है, तो इसको भी याद रखेगा। अच्छा, एक चीज और देखिए, नियम एक बना हुआ है दोस्तों कि विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि उनकी सदस्य संख्या कितनी होगी। तो कहा गया कि अगर विधानसभा में जितनी भी सदस्य संख्या, क्योंकि विधानसभा में सभी के यहां अलग अलग है, उत्तर प्रदेश में कुछ और है, मध्य प्रदेश में कुछ और है, बिहार में कुछ और है, पश्चिम बंगाल में कुछ और है, तो हर राज्य में अलग अलग है। तो विधानसभा के जितने भी सदस्य होंगे उन मतलब जो भी टोटल होगा उसका कम से कम याद रखेगा कितना परसेंट, मिनिमम यहां पर 40 बताया गया है। और एक बार मुझे बताइए कि कम से कम कितना कहा गया, जरा आप सोच के बताइए कम से कम कितना कहा गया। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर कहा गया कि 1/3, कितना, 1/3 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, मिनिमम रखा जाएगा विधानसभा की सदस्यों की कुल संख्या के 1/3, और 1/3 में मिनिमम आप 40 से नीचे भी नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी का 1/3 करते समय आ गया आंकड़ा 30, आ गया 32, तो ऐसे में 40 रखा जाएगा, इसको भी ध्यान दिया जाएगा। खैर ये सब तो बात की बातें हैं, ये जो बातें आपके लिए थी ये इंपॉर्टेंट थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। और एक चीज और याद रखिएगा, जहां विधान परिषद होते हैं वहां पर सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। जबकि विधानसभा की बात करेंगे तो वहां पर सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का होता है। ठीक है, यह भी आप याद रखेगा। इसके अलावा अगर चुनाव लड़ने की बात करेंगे तो विधानसभा का चुनाव वह व्यक्ति लड़ सकता है जिसका उम्र क्या है, 25 वर्ष है, लेकिन यहां पर 30 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई मामलों में कहा जाता है कि यह राज्यसभा से मिलता जुलता है, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बहुत ज्यादा इसका मिलान नहीं है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। लिख रहा है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना का निर्णय लिया है। ज्ञातव्य है कि इससे पहले पश्चिम बंगाल में उच्च सदन यानी विधान परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी और यह 1969 तक अस्तित्व में थी, उसके बाद यह समाप्त हो गई। अब एक बार फिर से 2021 में इसको लाने का प्लान चल रहा है। करा जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार से यहां याद रखेगा राज्य विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में हो कोई आवश्यक नहीं है, राज्य चाहे तो बना सकती है। ठीक है, याद रखेगा। विधान परिषद वाले जो 6 राज्य हैं जिनका नाम अभी मैंने लिया, यहां से आप हमेशा आंध्र प्रदेश के ऊपर एक स्टार लगा के रखिएगा, क्योंकि जैसे ही मामला पास आउट होता है यहां से विधान परिषद समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश में विधानसभा के, अच्छा क्या रीजन था दोस्तों, कई राज्य क्या बताते हैं, विधान परिषद अगर किसी को समाप्त करना है तो कोई रीजन क्या देता है, लोग रीजन देते हैं कि अनायास का एक्स्ट्रा सैलरी बियर करना पड़ता है। विधानसभा वालों को तो सैलरी बियर ही करना पड़ता है, जो विधान परिषद होंगे उनका भी सैलरी बियर करना पड़ेगा, खर्च बढ़ता है, बोझ बढ़ता है, और जब कोई नियम कानून बनता है तो उसको पास कराने में समस्याएं बनती हैं। क्यों? क्योंकि अगर विधानसभा तक मामला रहेगा तो वहीं से पास आउट हो जाएगा, और अगर विधान परिषद का मामला रहेगा तो यह चीज उठकर वहां भी जाएगी और तब जाकर पास होता है। तो थोड़ा सा लेट लतीफी होता है, इसलिए जो है लोग इसको आधार बना करके विधान परिषद को समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है, आगे लिख रहा है कि वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर में भी यह था। ठीक है, लेकिन जब वहां से आर्टिकल 370 हटा उसके बाद जम्मू कश्मीर 2 खंडों में विभाजित हुआ। अब केंद्र शासित राज्य के रूप में उसको जाना जाता है, प्रदेश के रूप में उसको जाना जाता है। तब से यहां पर जो विधान परिषद है इसकी समाप्ति हो चुकी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, अन्यथा वो भी था और इसकी कुल संख्या 7 हुआ करती थी, अब जाकर के 6 हो गई है और 6 से घट करके एक बार फिर 5 होने वाली है। ठीक है, आगे लिख रहा है कि विधान परिषद की स्थापना करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यपाल इसका अनुमोदन देता है, उसके बाद ये विधेयक उठकर जाता है संसद में, वहां पर पास होता है, तब जाकर के ये बनने की बात आती है। ठीक है, चलिए सदनों में सदस्यों की संख्या के लिए क्या कहा गया, तो लिख रहा है अनुच्छेद 171 का खंड 1 है, उसके अनुसार कहा गया है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती।
तथा किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उसकी दशा में 40 से कम भी नहीं हो सकती। यह भी एक चीज यहां पर बताया गया। तो ये सभी बातें आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आजकल आप सुन रहे होंगे कि जो है ताउते जो चक्रवात आया, इस चक्रवात ने एक बार हाहाकार मचा दिया है। ताउते चक्रवात के बारे में दोस्तों मैंने आपको 4-5 दिन पहले ही बता दिया था, जब ये ताउते चक्रवात उत्पन्न हुआ था। मैं इस ताउते चक्रवात पर 2 प्रश्न आपको पहले भी करा चुका हूं कि ताउते चक्रवात ये कहां पर उत्पन्न हुआ, तो जिसमें आपने उत्तर टिक किया था कि जो है हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से अरब खाड़ी में जो है यह पैदा हुआ चक्रवात है। इस ताउते चक्रवात का नाम किसने दिया है, मैंने आपको पढ़ाया था और आपने पढ़ा था कि म्यांमार ने इसका नाम रखा है ताउते चक्रवात। ठीक है, ये 2 चीजें। और जिस दिन केरल में हाई अलर्ट जारी हुआ था, ठीक है, रेड अलर्ट जारी हुआ था, उस दिन भी मैं इस ताउते चक्रवात का जिक्र किया था। और आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में इस ताउते चक्रवात से एक प्रश्न बन चुका है। लिख रहा है कि हाल ही में चक्रवात ताउते के कारण किस राज्य में लैंडफॉल देखा गया है। दोस्तों लैंडफॉल मतलब क्या होता है, भूस्खलन। मतलब चक्रवात इतना भीषण रूप ले लिया है कि वहां पर लैंडफॉल हो रहे हैं। ठीक है, लैंडफॉल हो रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप YouTube पे जनरल वीडियोस देखिए, अभी मैंने आज ही वीडियो देखा, मुझे किसी ने दिखाया और उस वीडियो में मैंने देखा, आप एक बार डालिएगा ताउते चक्रवात इन राजस्थान, आप पढ़िएगा ताउते चक्रवात इन राजस्थान। राजस्थान में क्योंकि धूल है और वहां पर जो चक्रवात की स्थिति आप देखेंगे तो जैसे लगता है किसी मूवी का कोई सीन शूट हो रहा है। इतना भीषण वहां पर आंधी और तूफान जैसा दिखाया गया। आप एक बार वीडियो देखिएगा, आपको बिलीव नहीं होगा कि ये जनरल वीडियो है। ठीक है, एक बार आप देखिएगा समझ में आएगा आपको। ठीक है, फिलहाल ये लैंडफॉल का जो मामला है, ये मामला है गुजरात का। कहां का मामला है, गुजरात का। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। और अगर मैं इस ताउते चक्रवात की बात करूं तो जो जनरल बातें हैं आप याद रखते हैं, जैसे ताउते चक्रवात का नाम किसने दिया था, यह आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। म्यांमार ने इसका नाम दिया था। ठीक है, म्यांमार ने इसका नाम दिया था। इसकी उत्पत्ति अभी कहां हुई दोस्तों, तो यह अरब सागर में पैदा हुआ चक्रवात है। यह अरब सागर में उत्पन्न हुआ चक्रवात है, ताउते चक्रवात। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और देखिए, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने के लिए जरा देखना पड़ता है कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। बात आती है कि म्यांमार ने इसका नाम ताउते क्यों रखा। बात आती है ना, कभी कभी मन में आता होगा कि इसका नाम ताउते क्यों रखा गया। तो दोस्तों ताउते वहां की जो भाषा है, उस भाषा में गेको एक नाम आता है। क्या नाम आता है, एक नाम आता है गेको। और गेको का मतलब होता है एक ऐसी छिपकली जो बहुत ज्यादा शोर मचाती, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। अत्यधिक शोर मचाने वाली छिपकली के नाम पर, अत्यधिक शोर मचाने वाली छिपकली के नाम पर, ठीक है, छिपकली के नाम पर याद रखिए इसका नाम रखा गया है। और जिस प्रकार से शोर मचाने वाली छिपकली है, वैसा ही कुछ अभी अंदाजा लग रहा है कि ताउते चक्रवात है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस ताउते चक्रवात का प्रभाव जो है वो केरल, गोवा, कर्नाटक जो तटीय राज्य हैं वहां तो है ही है, महाराष्ट्र और आपका गुजरात, उसके बाद राजस्थान, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर आंधी, तूफान और बारिश के हालात चल रहे हैं। ठीक है, तो आप जान रहे हो कि कितना ज्यादा हल्ला मचा रहा है, इसको भी याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों चक्रवातों की बहुत सारी यहां पर स्थितियां होती हैं। जैसे कुछ चक्रवात होते हैं जिन्हें गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। क्यों आपको बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन यह दोस्तों कि 2018 से जितने भी चक्रवात अब पैदा हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वो चक्रवात गंभीर से ऊपर श्रेणी के पैदा हो रहे हैं। याद रखिए, गंभीर से ऊपर श्रेणी के पैदा हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक डिजास्टर के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो भी गंभीर चक्रवात होते हैं, इनकी स्पीड देखी जाए दोस्तों तो लगभग 45 से 64-65 के आसपास जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा गंभीर से, मैंने कहा कि गंभीर भी नहीं, गंभीर से ऊपर जा रहे हैं, मतलब यहां पर अति गंभीर, गंभीर के बाद कौन सी श्रेणी आएगी, अति गंभीर या बहुत गंभीर करिए, उसके बाद अत्यंत गंभीर। ठीक है, तो बहुत गंभीर याद रखिए, बहुत गंभीर यानी हवाओं की स्पीड यहां पर और तेज हो जाती है। यह बढ़कर के क्या हो जाती है, आप याद रखिए 65 से 90 के किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती हैं। इसके बाद एक तीसरी कंडीशन है दोस्तों, यह बहुत के बाद मामला पहुंचता है अत्यंत गंभीर पर। कहां मामला पहुंचता है, अत्यंत गंभीर पर। और यहां हवाओं की स्पीड दोस्तों ये 90 से निकल करके 100 के ऊपर 120 तक चली जाती है। इसके बाद दोस्तों सुपर साइक्लोनिक वाली स्पीड हो जाती है, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, वो 120 के ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की स्पीड में यहां पर हवाएं चलती हैं, वो सुपर साइक्लोनिक स्पीड हो जाती है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पे बन सकता है, वो 2-3 प्रश्न और बन सकता है। ठीक है, अलग से नोट करूं क्या, चलो अलग से नोट कराता हूं आपको। जैसे आपसे पूछ सकता है कि अरब सागर साइड में अभी कुल कितने चक्रवात आए हैं। ठीक है, अरब सागर में कुल कितने चक्रवात आए हैं। ठीक है, यह भी एक इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता दे रहा हूं आपको, अगर मैं बात करूं 2016 की, तो 2016 में दोस्तों ओमान देश के पास, क्योंकि ओमान भी अरब सागर के पास में ही है, तो वहां पर एक चक्रवात आया था, मेकानू चक्रवात। ठीक है, जिससे ओमान सबसे ज्यादा प्रभावित था, मेकानू चक्रवात। उसके बाद दोस्तों
क्या बताया मैंने, 2016 नहीं यार, 2018, ज्यादा पीछे चला गया, 2018 में 2019 में एक चक्रवात आया था दोस्तों जिसका नाम था वायु चक्रवात। ठीक है, क्या नाम था, वायु चक्रवात, इसको याद रखिए। 2020 में जो चक्रवात आया था इसका नाम था निसर्ग चक्रवात। क्या नाम था, निसर्ग चक्रवात। ठीक है, निसर्ग चक्रवात ये नाम था। अच्छा, कौन कौन प्रभावित किया था, जैसे वायु ने प्रभावित किया था गुजरात बॉर्डर को, और निसर्ग ने प्रभावित किया था महाराष्ट्र बॉर्डर को। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अब 2021 में आपके सामने आ गया ताउते चक्रवात। कौन सा आ गया है, ताउते। और ताउते के बारे में आप जान ही रहे हैं कि ये अभी केरल से इसकी एंट्री हुई है और इस सभी को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ रहा है। नाम है ताउते चक्रवात, ताउते चक्रवात। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए दोस्तों। इस साल का मतलब 2021 में देखा जाए तो इस साल का ये चौथा चक्रवात माना जा रहा है। ठीक है, 2021 का ये चौथा चक्रवात आया है, ताउते चक्रवात। ठीक है, इसके पहले भी छोटे छोटे कई सारे चक्रवात आ चुके हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, जैसे चक्रवातों को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिया जाता है, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिया जाता है। आप कभी अमेरिका की साइड जाएंगे ना, आप कभी अमेरिका की साइड जाएंगे, ठीक है, और अमेरिका में कहां पर, तो अमेरिका में है दोस्तों हमारा अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक ओशियन और प्रशांत महासागर। ठीक है, अटलांटिक और प्रशांत। ठीक है, आप इस वाले क्षेत्र की बात करेंगे स्पेशली, तो यहां पर चक्रवातों को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना है, हरिकेन का नाम दिया जाता है चक्रवातों को। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जब कभी आप चीन के पास में आएंगे, कहां पर आएंगे, चीन के पास में आएंगे, तो यहां पर एक अलग नाम दिया जाता है। चीन के पास में जो चक्रवात आते हैं, ठीक है, उसको नाम दिया जाता है टाइफून का, टाइफून का नाम दिया जाता है। चीन के पास जो चक्रवात होते हैं उनको नाम दिया जाता है टाइफून का। ठीक है, और जो हमारे देश हैं, जैसे हमारा देश भारत हो गया, ओमान नीचे साइड देखेंगे तो वहां पर यानी हिंद महासागर वाले जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वहां पे जो चक्रवात आते हैं उनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। तो अभी जो ताउते चक्रवात आया है, किस प्रकार का चक्रवात है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसको माना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, यहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो जाएगा। ठीक है, क्या दिक्कत हो रहा है भाई, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया साइड में कभी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया साइड में, तो वहां नाम दिया जाता है दोस्तों विली विली। क्या नाम दिया जाता है, विली विली। ऑस्ट्रेलिया साइड में जो चक्रवात आता है उसको नाम दिया जाता है विली विली। आपने कहीं और नाम पढ़ा है क्या विली विली का, विली विली का नाम कहीं और पढ़ा है तो सोच समझ के बताइए। विली विली मैंने आपको पढ़ाया था कि जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था छोटी आंत बड़ी आंत का, तो उसमें बताया था मैंने कि जो बड़ी आंत होती है ये जल का अवशोषण करती है। ठीक है, और उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म रेशिकाएं पाई जाती हैं जिनको विली विली कहा जाता है, विली नाम दिया गया था। वहां से आप इसको याद रखिएगा कनेक्ट करके थोड़ा, तो ये चीजें अभी आप जानिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चीजें अभी मैंने बताया वही यहां पर डिटेल में दे रहा है कि ताउते क्या है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अब जान गए ना, अगर यही चक्रवात अमेरिका साइड आता तो हरिकेन कहा जाता, यही चक्रवात चीन साइड आता तो टाइफून कहा जाता, यही चक्रवात हमारे देश की तरफ आया तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, यही चक्रवात अगर और दक्षिण में जाकर ऑस्ट्रेलिया साइड आता, न्यूजीलैंड साइड आता, तब इसका नाम क्या दिया जाता, विली विली नाम दिया जाता। तो तरीका वही है, नाम बदल जाता है खाली। ठीक है, करा कि वर्मीज भाषा में, म्यांमार में वर्मीज भाषा में इसका अर्थ होता है गेको। गेको मतलब एक आवाज करने वाली छिपकली, इसको याद रखेगा। ठीक है, बाकी और दे रहा दोस्तों चक्रवातों की जो अवस्थाएं हैं, जैसे गंभीर है, बहुत गंभीर है, अत्यंत गंभीर है या सुपर साइक्लोनिक है, तो इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, इसके अलावा लिख रहा है कि अरब सागर में उत्पत्ति, तो याद रखें अभी अरब सागर में ताउते चक्रवात उत्पन्न हुआ है और ये इस वर्ष का चौथा चक्रवात है 2021 का। इसके पहले 2018 में मेकानु आया था, 19 में वायु आया था और 20 में आपका निसर्ग चक्रवात आया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, नीचे वाला डिटेल मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस निकाय के लिए एक स्वतंत्र कोलेजियम की मांग की गई। ठीक है, एक स्वतंत्र कोलेजियम। अभी अगर मैं बात करूं दोस्तों कोलेजियम की, तो आपने कोलेजियम का नाम कई बार पढ़ा होगा। जब कभी मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति का, तो आप पढ़ते हैं वहां कोलेजियम का मामला। ठीक है, जो भी वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसको जो है वहां पर नियुक्त किया जाता है, कोलेजियम की मांग आती है। ठीक है, तो इसी तरह से कोलेजियम गठन करने की मांग चल रही है, किस निकाय के लिए अभी आया है, तो आप हो सकता है इस सैंपल को देख करके बता दें। तो यहां पर मामला किसका है, निर्वाचन आयोग का मामला है। ठीक है, क्या सर निर्वाचन आयोग के लिए अभी कोई नियम पद्धति नहीं था क्या? नहीं, निर्वाचन आयोग के लिए कोई खास नियम पद्धति नहीं था। हाँ, निर्वाचन आयोग का जो जिक्र किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 324 में, और अनुच्छेद 324 का जो खंड 2 है
उसके अंतर्गत ये बताया गया कि जो राष्ट्रपति होगा वो कैबिनेट की सलाह से, ठीक है, क्या करेगा, याद रखें उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, उनकी सलाह से यहां पर नियुक्त करता है, किसको, निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, ठीक है। जो ईसी होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। ईसी क्या, उसको बोलते हैं चीफ, यानी आप उसको सीईसी बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। देखिए दो लोग होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, एक इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, कमिश्नर, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दो होते हैं, ठीक है, दो अलग अलग पद होते हैं और इनकी संख्या एक होती है। देखिए चीफ तो एक ही व्यक्ति होगा और यहां पर जो इलेक्शन कमिश्नर की बात आती है इनकी संख्या दो होती है, मतलब दो लोग नियुक्त किए जाते हैं कि हाँ कि हाँ, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर इनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है, ठीक है। अच्छा, यहां पर दोस्तों ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन के बारे में आप जान लीजिए। क्योंकि निर्वाचन आयोग क्या है, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय माना जाता है। क्या है, संवैधानिक निकाय। संवैधानिक वर्ड का इस्तेमाल कब किया जाता है, आप जानते हैं, जब कोई शब्द ऐसा है जो हमारे संविधान में जिसका उल्लेख है तब उसको बोलते हैं संवैधानिक निकाय, ठीक है। तो यहां याद रखेगा इसकी चर्चा हुई हमारे संविधान में 324 में, इसलिए इसको संवैधानिक निकाय के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे देश में अनेक प्रकार के जो चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, राष्ट्रपति का हो, ठीक है, इस तरह के चुनाव में ये कार्य करता है, ठीक है। और यहां पर पूरी तरह से वो क्या करता है, चाहे चुनाव का अधीक्षण हो जाए, निर्देशन हो जाए, नियंत्रण हो जाए, इन सभी के संबंधित ये क्या करता है, पूरा प्रावधान तैयार करता है और ये सारा कार्य करता है, ठीक है। याद रखें दोस्तों, शुरुआत में जब ये बना था, निर्वाचन आयोग बना था, उस समय कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं हुआ करता था। ये दो तरीके से नहीं होते थे उस जमाने में। अगर मूलतः बात करेंगे तो सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त हुए करते थे, ठीक है। कोई एक व्यक्ति क्या होता था, चुनाव आयुक्त होता था, ठीक है। लेकिन इसमें जो है थोड़ा चेंजेस किया गया। चेंजेस कब हुआ था, 1989 में, ठीक है। 1989 में एक संशोधन किया गया। यहां पर कहा गया कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और दो साधारण होंगे, क्या होंगे, इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इनको मिलाकर के पूरा पैनल तैयार होगा। अभी कोलेजियम प्रणाली की मांग दोस्तों यहीं पर किया जा रहा है, ठीक है। और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। इसके ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, अभी तो कोलेजियम प्रणाली की मांग हुई। इसके अलावा दोस्तों समय समय पर विधि आयोग अपनी रिपोर्ट देता रहता है, विधि आयोग रिपोर्ट देता रहता है। तो विधि आयोग की एक रिपोर्ट थी, रिपोर्ट 255, ठीक है। उसमें दोस्तों जिक्र किया था विधि आयोग ने कि नहीं, देश में इसको लेकर के एक स्वतंत्र जो है तरीके से इसको बनाया जाना चाहिए, ठीक है, और एक कॉलेजियम प्रणाली होना चाहिए। इसकी चर्चा वहां पर किया गया। इसके अलावा समय समय पर प्रशासनिक सुधार भी होते रहते हैं। तो जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार हुआ था उसमें भी दोस्तों इसका जिक्र किया गया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भी इसका जिक्र किया गया कि इस तरह की कॉलेजियम प्रणाली बननी ही चाहिए। इसके अलावा आपसे कभी कभी समितियों का नाम पूछता है कि कौन सी समिति किससे संबंधित है, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित एक समिति थी, दिनेश नाम था, ठीक है। दिनेश पूरा नाम थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, दिनेश गोस्वामी, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति कभी कभी परीक्षा में पूछता है ना, तो याद रखेगा दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है और उस समिति के द्वारा भी यही जिक्र किया गया था। इसके अलावा दोस्तों एक न्यायमूर्ति है, उनके नाम पर न्यायमूर्ति तारकुंडे, क्या नाम है, न्यायमूर्ति तारकुंडे, ठीक है, न्यायमूर्ति तारकुंडे। इनका भी कहना था कि इस तरह का एक जो है समिति होना, मतलब इस तरह का एक पैनल होना चाहिए जहां स्वतंत्र तरीके से चुनाव आयुक्त का जो है चुना जाए उसको, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा प्रावधान है। तो यहां पर याद रखिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई, तो याचिका दायर होने पर यह मामला थोड़ा सा चर्चा में आ गया, इसलिए मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर से एक बार यही सारे प्रावधान मिलेंगे पढ़ने के लिए, आप डिटेल से चाहें तो पढ़ सकते हैं। लिख रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया गया, उसके बाद इस कॉलेजियम को गठन करने की मांग आ गई सामने, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत संघ और राज्य चुनाव की प्रक्रियाओं को संचालित करता है, ठीक है। बाकी इसको 1989 में जो संख्या बढ़ी है, ठीक है, यानी मूलतः ये क्या था, मूलतः सिर्फ ये इसी के रूप में था, बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में सामने आया और दो अन्य होंगे, इसके बारे में भी यहां बताएगा, ठीक है। तो ये सभी चीजों को याद रखिए, बाकी की जो बातें हैं उसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने बताया कि 70% से अधिक हिमतेंदुओं का आवास क्या है, अज्ञात है। अज्ञात मतलब इनके रहने का कोई ठिकाना हमें पता नहीं है। चलो अगर बात आई गई दोस्तों हिम तेंदुए की, तो पहले दो तीन बातें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अगर हिम तेंदुए की बात करेंगे तो हिम तेंदुए पर जो ज्यादातर शोध है, ठीक है, हिम तेंदुओं पर जो ज्यादातर शोध है, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरे दुनिया भर की बात बता रहा हूं, जितने भी शोध है ना उसमें 3 देशों का नाम आता है। एक तो हमारे भारत का नाम आता है, भारत इस पे खूब अच्छे से शोध करता है। दूसरा
दूसरा इस पर नेपाल का नाम आता है और तीसरा इस पर नाम आता है चीन का। ये 3 देश हैं जो इनके ऊपर शोध करते हैं, वरना अन्य बहुत सारे देश हैं, 10-12 देश और हैं जो काम करते हैं लेकिन कम ध्यान देते हैं। ठीक है, उन देशों में किसका नाम आता है तो 3 तो यही खड़े हैं, 3 यही खड़े हैं। एक आध और लिख लीजिए, जैसे एक और पड़ोसी देश हमारा भूटान है, भूटान आता है, भूटान आता है। भूटान के बाद दोस्तों याद रखिए अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है, तजाकिस्तान आता है, कजाकिस्तान आता है। ठीक है, उज्बेकिस्तान, जितने तान वाले हैं ना ये सब, और इसके साथ साथ रूस, इतने 10-12 का और संगठन है जो इसके ऊपर थोड़ा वर्क करता है, वरना अगर मेन देखा जाए तो शोध का कार्य केवल यही 3 देश हैं जो कायदे से शोध का कार्य करते हैं। अच्छा, बात क्या है दोस्तों, तो याद रखिए एक नई अभी जो है गाइडलाइन का एक नया रिपोर्ट आया है और यह रिपोर्ट दिया गया है WWF के द्वारा। WWF क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड। WWF का फुल फॉर्म भी अभी कभी आपसे परीक्षा में पूछ लेता है, तो याद रखेगा वर्ल्ड वाइड फंड इसको कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड की तरफ से दोस्तों यहां पर एक जो है रिपोर्ट आया, उसमें बताया गया कि 70% से अधिक जो हिम तेंदुआ हैं उनके आवास का पता नहीं, उनके आवास क्या है? अज्ञात है। अज्ञात क्यों है? क्योंकि हिम तेंदुआ रहते हैं ग्लेशियर वाले स्थानों पर, जहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर जहां पर बर्फ पड़ता है वहां पर रहते हैं, और ऐसे स्थान पर शोध करना मुश्किल भरा काम होता है। ठीक है, इसलिए हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है और यह माना जा रहा है कि इन स्थानों पर जो है शोध नहीं हो पाया और इनके जो आवास हैं वो अज्ञात है, क्योंकि यह इस तरह के दुर्गम स्थानों पर रहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और याद रखेगा, कभी हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछ दे, अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर भारत की बात करेंगे तो भारत ने जो है तेंदुओं की गिनती के लिए एक कभी प्लान लेके आया था, हालांकि वो प्लान अभी पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी जो पहाड़ी राज्य हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इधर आपका सिक्किम हो गया, आगे बढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो ये सब जो राज्य हैं पहाड़ी वाले, वहां पर तेंदुओं की गिनती चल रही है। ठीक है, और ये भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये माना जा रहा है कि भारत पूरे दुनिया में जितने भी तेंदुआ हैं उन तेंदुआ के 5%, याद रखेगा 5% कहां पर निवास करते हैं? भारत में रहते हैं। पूरे विश्व में जितना भी तेंदुआ है उसके 5% कहां पे रहते हैं? भारत में रहते हैं। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। एक पॉइंट और मुझसे मिस कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ एक पॉइंट मिस कर रहा है, सिक्योर हिमालय करके एक जो हमारे देश में प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके लिए फंडिंग किया जा रहा है यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी एक फंडिंग करता है, यहां पर यूएनडीपी का नाम दिया नहीं दिया है, चलिए याद रखिएगा सिक्योर हिमालय उसका नाम है। क्या नाम है? सिक्योर हिमालय। ठीक है, सिक्योर हिमालय एक जो है हमारे यहां चल रहा है। ठीक है, कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में फंडिंग आती है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, उसमें फंडिंग दिया जाता है और वो इसी से संबंधित है कि हिमालय की में पाई जाने वाली जो जैव उसको बरकरार रखा जाए। जैव विविधता का जो जीव जंतु हैं जो नष्ट हो रहे हैं, जिनका आवास समाप्त हो रहा है, जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनको जो है बचाने के लिए ये सब कार्य चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए लिखा, अच्छा पूरे दुनिया में कितने तेंदुआ बचे हैं गिनती के? तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी गिनती के 4000 तेंदुआ पूरे दुनिया में और बचे, हिम तेंदुआ और बचे हैं, ये कहा जा रहा है। करा हिम तेंदुआ जिन्हें स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है, अधिकांश शोध नेपाल, भारत और चीन के द्वारा किए जाते हैं। दुनिया में सिर्फ 4000 तेंदुआ अभी बचे हैं। बढ़ते आवास नुकसान और गिरावट और समुदायों के साथ संघर्ष और अवैध शिकार के कारण उनके संख्या में कमी हो रही है। क्योंकि हिम तेंदुआ दुर्गम स्थानों पर रहते हैं, इसलिए हिम तेंदुआ और उनके आवास पर शोध करना एक मुश्किल भरा काम होता है। हिम तेंदुआ दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अभी एक भारत एक सर्वे कर रहा था जिसमें नाम था स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट, यानी भारत में स्नो लेपर्ड की संख्या कितनी है उसके लिए। लेकिन अभी कई राज्य इस सर्वेक्षण से जुड़ चुके हैं, भारत में भी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हो पाया है, फिर भी कई सारे राज्य जुड़े हैं। हिम तेंदुए का संरक्षण दोस्तों देखा जाए तो कुल 12 ऐसे देश हैं जो संरक्षण करते हैं। भारत है, नेपाल है, भूटान है, रूस है, आपका मंगोलिया है, फिर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का, ठीक है, ये सभी देश आते हैं, अफगानिस्तान वगैरह सब इसमें आ जाएंगे, पाकिस्तान भी, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, कह रहा सिक्योर हिमालय के नाम से एक प्रोजेक्ट हमारे यहां चल रहा है जो यूएनडीपी द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, और बाकी कौन कौन से जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर दोस्तों इनकी गिनती चल रही है, उसको भी याद रखिए। 5% का योगदान है भारत का टोटल में, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, याद रखिएगा। करा हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नई कोविड-19 पर लार परीक्षण विधि का आविष्कार किया? ठीक है, एक नई परीक्षण विधि आई, लार परीक्षण विधि। यह परीक्षण विधि दोस्तों कौन सा देश लेकर आया आपको यह बताना है। देखिए अभी तक क्या होता था कि परीक्षण करने के, देखिए जब से कोविड आया ना, हर महीने
बहुत सारे टेस्ट आते रहते हैं, बहुत सारे टेस्ट आते रहते हैं, लेकिन हर टेस्ट जरूरी नहीं है कि पास हो जाए पूरी तरीके से। ये वाला टेस्ट थोड़ा सा पास हुआ, इसलिए मैं आपके सामने जिक्र कर दे रहा हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये विकसित किया गया अमेरिका की तरफ से। किसकी तरफ से विकसित किया गया है? अमेरिका की तरफ से विकसित किया गया है। और आप जैसा कि पढ़ पा रहे हैं कि ये लार यहां पर देखिए, लार से जो है इसका परीक्षण किया जाएगा। बहुत कम समय इसमें लग रहा है दोस्तों, केवल 30 मिनट के अंदर एक बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जा रहा है, इसलिए प्रश्न क्या हो जा रहा है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, इसको कौन सा देश लेकर आया है? तो इसको लेकर आया है अमेरिका देश, ठीक है। ये एक डिवाइस होगी दोस्तों, डिवाइस के तहत इसको जांच किया जाएगा। डिवाइस भी बहुत सस्ती है, $78 इसकी कीमत है मात्र, ठीक है। तो उतने में आपका एक चेकअप हो जाएगा। अच्छा, अभी अगर लार टेक्निक की बात करेंगे दोस्तों, तो हमारे देश में एक चल रहा था RT-PCR, ठीक है, इसी के भरोसे पूरा देश था RT-PCR। लेकिन अब RT-PCR के जैसा ही एक और आ चुका है, जो कि ये वाला है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। इसका नाम है RT-LAMP। क्या नाम है? RT-LAMP नाम है, RT-LAMP, RLAMP, ठीक है, RT-LAMP नाम है, तो इसको भी याद रखेगा। ये क्या करेगा दोस्तों? ये भी RT-PCR के जैसा ही है, ठीक है, ये भी टेस्टिंग का काम करेगा, उसी से काफी हद तक मिलता जुलता एक प्रोग्राम है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो सलाइवा टेस्टिंग वाला जो मेथड है, इसको एक नया नाम दिया गया। इसको कहीं कहीं पर आपको एक शब्द लिखा मिलेगा, स्पॉट, ठीक है, स्पॉट, ये भी इसी का नाम है। स्पॉट कुछ अलग से नहीं, स्पॉट भी क्या है, इसी का नाम है। अभी आप आगे इसका फुल फॉर्म भी आसानी से पढ़ लोगे और समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा, ये दोस्तों RT-PCR और RT-LAMP में अंतर क्या है? तो RT-PCR दोस्तों ये भी लार की तरह से टेस्ट किया जाता है, और यहां पर जो RT-LAMP है ये भी इसी तरह से टेस्ट किया जाता है। अंतर यह दोस्तों कि ये आपके RNA के माध्यम से एक नया DNA तैयार करता है, जिसे cDNA का नाम दिया जाता है। उस cDNA के माध्यम से पूरे शरीर में जहां कहीं भी वायरस का प्रकोप होता है, उनको पता लगाने के लिए भेजा जाता है। तो इस तरह की कुछ टेक्निक है, यह अमेरिका की टेक्निक है, जिसका अभी हाल ही में परीक्षण हुआ है, ठीक है। यहां पे पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत डिटेल आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। करा हाल ही में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक नई कोविड-19 लार परीक्षण विधि सलाइवा टेस्टिंग मेथड का आविष्कार किया है, जिसको नाम दिया गया स्पॉट का। स्पॉट मतलब क्या होता है? स्केलेबल एंड पोर्टेबल टेस्टिंग, यानी इसको आप आसानी से कहीं भी लेके आ जा सकते हैं। केवल $78 का यह मशीन है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह कोविड-19 परीक्षण मात्र 30 मिनट में करके बता देता है कि आदमी पॉजिटिव है या निगेटिव है। यह टेस्ट काफी हद तक RT-PCR से मिलता जुलता है। RT-LAMP एक न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन विधि है। इसका उपयोग RNA के विशिष्ट अनुक्रमों को गुणा करने के लिए किया जाता है। इस तकनीकी को RT-PCR के विकल्प के रूप में विकसित माना जा रहा है, और यह बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है। यहां पे दोस्तों याद रखेगा, यह रूपांतरण जब होगा तो वहां पर एक नया DNA बनेगा, जिसको नाम दिया जाता है cDNA, और यह cDNA ही वायरस को डिटेक्ट करते हैं कि पूरे शरीर में वायरस कहां पर है, ठीक है। तो इस तरह की टेक्निक है, धीरे धीरे आ रहे हैं सामने, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका में ध्यान दीजिए, अंटार्कटिका में दोस्तों क्या लिख रहा है? बर्फ की चादरें कब तक जलवायु परिवर्तन बिंदु की ओर बढ़ रही हैं, यह आपको बताना है। तो देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का प्रश्न है। मैं आपको पहले बता दूं कि मामला क्या था। मामला यह था दोस्तों कि आप जान रहे होंगे कि धीरे धीरे जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। होता क्या है दोस्तों कि जब कभी वायुमंडल का मतलब पूरे इस पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस टेम्परेचर बढ़ने के कारण पूरा पृथ्वी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। धीरे धीरे जो समुद्र का जल भी है वो भी गर्म होने लगता है, और गर्म होने के बाद जो समुद्र से मिला हुआ इस ग्लेशियर का वह हिस्सा जो समुद्र से टच में है, वो नीचे के हिस्से को क्या कर देता है? गलाना शुरू कर देता है। एक बात बताओ, अगर मान लो कोई इस तरह से बर्फ की पहाड़ी हो, ठीक है, ग्लेशियर है, और यहां वाला हिस्सा पिघल जाए, तो क्या ये पहाड़ी टिकी रह सकती है? पहाड़ी तो गिर जाएगी ना। ये पहाड़ी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो कुछ ऐसी बात है दोस्तों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि नीचे का जल क्या हो गया? गर्म हो चुका है, जिसके वजह से पहाड़ी गिर सकती है। और ये पूरा बर्फ का अगर ग्लेशियर पानी में गिर जाए तो धीरे धीरे वो भी पिघल जाएगा। तो कुल मिला जुला के मुद्दा है दोस्तों कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और इसका जो मुख्य रीजन दिया गया वो क्या है? तो याद रखिए, मुख्य रीजन है क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जो तापमान बढ़ रहा है, ये एक मुख्य रीजन है। और ये जलवायु परिवर्तन बिंदु क्या है? मतलब वह बिंदु जब ये क्या हो जाएगा? बर्फ से जल में परिवर्तित हो जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि 2060 तक, कब तक? 2060 तक अंटार्कटिका में बर्फ की चादरें ये जलवायु परिवर्तन बिंदु की ओर क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, यानी उस बिंदु तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। और एक बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो। चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। लिख रहा है, एक नए अध्ययन में कहा गया कि अंटार्कटिका की बर्फी चादरें 2060 तक जलवायु परिवर्तन बिंदु तक ये बढ़ रही हैं, यानी क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स तक पहुंचने वाली हैं। अंटार्कटिका में जलवायु बदलाव क्या हो रहा है? बदलाव समझिए। करा अंटार्कटिका में कई बार बर्फ के विशाल खंड मौजूद होते हैं। कई बार क्या मतलब है? वहां पर जैसे ये बर्फ के खंड टूटते हैं, बर्फ की ऊंची ऊंची चट्टानें जो अपने आप उस समय खड़ी रहती हैं, लेकिन टूटने के बाद वो खड़ी नहीं रह पाती हैं। इस अध्ययन में पाया गया कि ये बर्फ के खंड तेजी से टूट रहे हैं, बहुत तेजी से टूट रहे हैं, और समुद्र के जलस्तर को बढ़ा रहे हैं। अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें और खंड उन बेस्ड रॉक्स पर जमी हुई हैं जो महाद्वीप के
केंद्र की ओर क्या होती हैं, ढलती हैं। समुद्र के पानी के गर्म होने से उनके निचले किनारे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पिघल रहे हैं, और पिघलने के कारण ये जो बर्फ हैं ये अस्खलित होकर के समुद्र में जाकर के मिल जा रहे हैं। उन्हें अस्थिरता कह सकते हैं आप। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अंटार्कटिका अपरिवर्तनीय जलवायु परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, अर्थात वो अपने जलवायु परिवर्तन बिंदु की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन बिंदु क्या है, कह यह वह दहलीज है जो बड़े बदलाव की ओर लेके जाती है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है दोस्तों, वैसे यहां पर दो तरह के शब्द हमेशा देखने को मिलते हैं, एक आता है रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक होता है रनवे क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो अभी रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हुआ है। रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट का जिस दिन प्रकोप आ गया, यानी उस दिन क्या होगा, पूरी की पूरी बर्फ की चादरें क्या हो जाएंगी, पूरी तरह से पिघल जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये वाली याद रखिए दो कंडीशन यहां पे, एक तो रनवे क्लाइमेट चेंज है और एक शब्द है रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, दोनों में अंतर है। रनवे क्लाइमेट चेंज माने होता है एक ऐसी कंडीशन जब ये बर्फ पिघल रहे होते हैं। रनवे ग्रीन इफेक्ट वाला जो दे रहा दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला बात, इसका मतलब होता है जैसे शुक्र ग्रह की स्थिति है। कैसी स्थिति है? शुक्र ग्रह पर वायुमंडल बहुत तेजी से गर्म होता है और बहुत तेजी से ठंडा होता है, लेकिन अगर वो चीज हमारे पृथ्वी पर हो जाए, क्योंकि यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस की अगर मात्रा बढ़ जाए तो याद रखें पूरी पृथ्वी का वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, वायुमंडल गर्म हो जाएगा, और एक बार अगर वायुमंडल गर्म हो गया तो पूरे के पूरे जो बर्फ है ये पिघल करके पानी में मिल जाएंगे, इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और यही कंडीशन होगी महाप्रलय की। क्या होगा? ये महाप्रलय की बात है, तो इसको बात आप याद रखेगा। ठीक है, हालांकि अभी ऐसी कंडीशन आई नहीं है। ठीक है, किस देश के स्पेस फोर्स ने शिब्रिस SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को लॉन्च किया दोस्तों? तो यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। अभी आपने देखा होगा कि फिलिस्तीन और इजराइल दो देशों के बीच में एक महायुद्ध चल रहा था। ठीक है, उस युद्ध में फिलिस्तीन ने, आपने पढ़ा होगा कि हजारों की संख्या में मिसाइल दागे, लेकिन इजराइल के पास एक ऐसा सिस्टम था कि उसने अपना बचाव कर लिया। हालांकि वो सिस्टम भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, 90% मिसाइलों को तो उसने रोक लिया, रॉकेट को रोक लिया, लेकिन फिर भी 5-10% उनके देश में आके गिर ही जाते थे, तो नुकसान तो हुआ ही। ठीक है, और वह सिस्टम कौन सा था? आयरन डोम, जिसके बारे में आपको बताया गया, आयरन डोम। ठीक है, इस बार जो यूएस ने लॉन्च किया, याद रखेगा यूनाइटेड लॉन्च अलायंस जो है, इसने फ्लोरिडा के पास से एक जो है सैटेलाइट लॉन्च किया। ये सैटेलाइट क्या करेगी दोस्तों? तो ये सैटेलाइट जाएगी, इसको स्थापित किया गया है लगभग 35,700 फीट के आसपास, यानी लगभग 36,000 फीट। आप बोल सकते हो कि लगभग 36,000 फीट ऊंचाई पर ले जाकर के उसको लॉन्च किया गया, स्थापित किया गया है। और इसका काम क्या होगा दोस्तों? तो लिख रहा मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट। ठीक है, पूरे देश में, पूरे दुनिया भर में कहां कहां पर मिसाइलें हैं ये उनका जांच पड़ताल करेगी। केवल दोस्तों इस तरह की, ऐसा नहीं कि पहला लॉन्च किया गया, इस तरह की 10 सीरीज और लॉन्च की गई थी, जिसमें यह पता चला कि 2020 में खाली खोजा गया, तो पता चला 2020 में लगभग 2000 ऐसे स्थान मिसाइलें हैं जिनका पता लगा है। किस तरीके से दोस्तों? तो याद रखें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी यहां पर काम करती है? याद रखेगा यहां पर काम करती है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से ये सैटेलाइट क्या करते हैं, कहीं भी, जहां कहीं भी मिसाइल होता है उसका आसानी से पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। और ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बहुत सारे युद्ध कई देशों के बीच में हो रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे देश क्या करेंगे? मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो किसके पास मिसाइल कितना है, युद्ध क्षेत्र क्या है, वो सारी चीजों के बारे में दोस्तों यहां पर पता चल पाएगा। ये सभी बातें यहां पर बताई गई। तो ये जो लॉन्च किया गया है ये यूनाइटेड लॉन्च अलायंस की तरफ से किया गया। ठीक है, लिख रहा है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने फ्लोरिडा के स्पेस फोर्स स्टेशन से इसे लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका नाम है SBIRS GEO-5 मिसाइल चेतावनी उपग्रह। ठीक है, यह भेजा गया है। लिख रहा है यह उपग्रह मिसाइल चेतावनी, युद्ध क्षेत्र, ठीक है, मिसाइल रक्षा में प्रमुख क्षमताएं प्रदान करेगा। इसका वजन 4850 किलोग्राम है। 2018 तक 10 सिब्रिस सैटेलाइट पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, ये एटलस V जो है दोस्तों, एटलस V 2 चरणों वाला रॉकेट है। पहले चरण में क्या होगा, यहां पर ग्रेड केरोसिन और यहां पर तरल ऑक्सीजन रखा गया था। फिर ये जब अलग होता है तो हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन होता है। ये ले जाने की बात हो रही दोस्तों कि इसको पहले पहुंचाया गया, जब एक बार वहां पहुंच जाता है तो यह स्थापित हो जाता है। ठीक है, इसको 35,700 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया और वहां जाकर क्या करेगा, याद रखेगा SBIRS मतलब क्या होता है, स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम। तो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करेगा, मूल रूप से ट्रैकिंग का काम करेगा और निगरानी का काम करेगा। दोस्तों इस तरह के जो पहले उपग्रह भेजे जा चुके हैं, सैटेलाइट जो भेजे जा चुके हैं, उसने 1000 से अधिक मिसाइलों का पता अब तक लगा लिया। ठीक है, और ये यूनाइटेड स्टेट स्पेस
स्पेस जो फोर्स है ये क्या करती है दोस्तों, तो ये अमेरिका के एक सशस्त्र बलों की एक फोर्स है, एक शाखा है जो कि उसके एयरफोर्स के द्वारा चलाई जाती है और वायुसेना विभाग के द्वारा चलाई जाती है, और ये एक स्वतंत्र अंतरिक्ष बल है, स्पेस फोर्स एजेंसी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रहा है दोस्तों कि किन संगठनों ने कहा है कि लंबे समय तक काम करने के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में प्रतिवर्ष 7.45 लाख यानी 7,45,000 मौतें हुई हैं। ठीक है, आपको बताना है कि यह किस संगठन के द्वारा दोस्तों यह बताया गया है। ठीक है, किस संगठन के द्वारा यह कहा गया है कि दुनिया भर में 7,45,000 मौतें हुई हैं। तो याद रखेगा दोस्तों, इस तरह का आंकड़ा जारी किया गया WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ILO, इनके द्वारा यह जारी किया गया। और यहां पर जो एक अच्छी बात बता दूं, आप भी ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहा गया कि जो भी व्यक्ति एक सप्ताह में कितना, एक सप्ताह में 55 घंटे से अधिक कार्य करता है वो खास करके 2 रोगों से पीड़ित होता है, या तो हार्ट संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग, या तो फिर स्ट्रोक से। ठीक है, स्ट्रोक से। ठीक है, और ज्यादातर जो मृत्यु हो रही है वो या तो हार्ट से हो रही है या तो स्ट्रोक से हो रही है। दोस्तों लगभग 3.5 लाख मृत्यु, याद रखिए कितना, लगभग 3.5, एग्जैक्ट आंकड़ा देखेंगे तो 3,47,000 मृत्यु केवल और केवल हार्ट अटैक की वजह से हुई है, और बाकी लगभग 398 के आसपास की मृत्यु दोस्तों याद रखेगा ये स्ट्रोक की वजह से हुई। ठीक है, तो बहुत बड़ा मामला है। और ये हार्ट अटैक या स्ट्रोक कब और कैसे आता है, तो याद रखिए जब आपके ऊपर मानसिक तनाव बढ़ जाता है तब आता है। और मानसिक तनाव का मतलब क्या है, अगर आप सप्ताह में 55 घंटे से अधिक कार्य करते हैं इसका मतलब आप मानसिक तनाव से ग्रसित हैं और आपके साथ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों, कुल मिला जुला करके 7,45,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। और अगर आप तुलना करेंगे 2000 से सन 2000 में इस तरह का एक आंकड़ा और आया था, तो तब से लेकर के 29% की वृद्धि होगी, यानी बहुत तेजी से यह आंकड़ा भी इंक्रीज कर रहा है, ये आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अभी जो कोविड का ईयर था, ठीक है, इसको नहीं काउंट किया गया क्योंकि इसमें वैसे भी बहुत कम काम हुआ है, इसलिए यहां पर उस चीज को नहीं काम किया गया, वरना आप देखिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, पूरे दुनिया में कितने लोग हैं दोस्तों जो 55 घंटे से अधिक काम करते हैं, एक आंकड़ा और भी याद रखिए, 488 मिलियन लोग। कितना लोग, 488 मिलियन लोग ऐसे हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, अब आप काउंट कर लीजिएगा, इसी के आगे आप 10 लाख काउंट कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। इतने लोग ऐसे हैं जो सप्ताह में 55 घंटे से अधिक काम करते हैं। ठीक है, तो यह उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है, इसको भी याद रखेगा। मेन जो आंकड़ा आपके लिए जरूरी था वो मैंने बता दिया, बाकी के आंकड़े आप आगे देख सकते हैं। लिख रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ये जिसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन लोगों के द्वारा एक अध्ययन में पाया गया कि साल में सैकड़ों लोग इस तरीके से मर जाते हैं। कह रहा 2016 में स्ट्रोक और इस्केमिक हृदय रोग जो था इसमें 7,45,000, एक जीरो लगाइए, 7,45,000 लोगों की मृत्यु हो गई, जो कि सन 2000 की तुलना में 29% अधिक था। क्या था, 29% ज्यादा था। हृदय रोग से मरने वाले रोगियों की संख्या कितनी थी, लगभग 3.5 लाख के आसपास, और स्ट्रोक से मरने वाली रोगियों की संख्या कितनी थी, तो लगभग 4 लाख के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से पता चलता है, लिख रहा है इन बीमारियों से इन लोगों की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि सप्ताह में कम से कम 55 घंटे काम करते थे, यानी इससे ज्यादा काम करते थे। सन 2000 से 2016 के बीच एक लंबा समय रहा है, और यहां पर देखा जाए तो 42% की वृद्धि हुई हृदय रोग में और 19% की वृद्धि हुई है स्ट्रोक वाले रोग में। ठीक है, तो आप देखिए कितना ज्यादा यह आंकड़ा भाग रहा है, आगे बढ़ रहा है, जितना आगे जाएगा उतने ज्यादा लोग इससे मरेंगे। ठीक है, लिख रहा है सप्ताह में 55 घंटा काम करने से स्ट्रोक का खतरा कितना बढ़ जाता है, 35% खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखेगा। और हृदय रोग का खतरा दोस्तों वो भी 35% बढ़ जाता है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। अभी अगर पिछला आंकड़ा देखा जाए तो 488 मिलियन लोग ऐसे हैं जो 55 घंटे से अधिक काम करते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी बातें थी इंपॉर्टेंट वो जरूरी बातें आपको दे दी गई, कुछ बातें और हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके पीडीएफ पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे भी देखा जाए। लिख रहा है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, यह कहां पर बनाया गया, कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। ठीक है, यह अभी भारत में पहली बार इस तरह का सुविधा केंद्र बढ़ाया गया। क्यों बनाया गया दोस्तों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कृषि सामानों का, कृषि खाद्यान्नों का जो निर्यात हो सके, इसके लिए बनाया गया। और यह बनाया गया महाराष्ट्र के पुणे में। कहां पर बनाया गया, महाराष्ट्र के पुणे में बनाया गया। तो याद रखिए पुणे यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक तो यह है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, इसके बारे में और क्या क्या चीजें आप याद रख सकते हैं, जरूरी बातें, तो उसको भी याद रखिए।
जैसे ये किसके सहयोग से शुरू हुआ, तो पहला प्रश्न याद रखेगा ये नाबार्ड के सहयोग से लाया गया। किसके सहयोग से? नाबार्ड के सहयोग से यह लाया गया। ठीक है, एक तो आप इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों जो जरूरी बात है, अच्छा इसको किस लिए स्टार्ट किया गया, तो महाराष्ट्र राज्य में, जाहिर सी बात है अगर कृषि की बात कर रहा है तो कृषि और खाद्य इन दोनों चीजों को बढ़ावा देने के लिए, उसमें निर्यात को बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, और महाराष्ट्र का एक टारगेट है, क्या टारगेट है कि 2022 तक महाराष्ट्र क्या करने वाला है, 60 बिलियन, कितना मिलियन की बात नहीं कर रहा दोस्तों, कितना 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जो है ये अपने कृषि निर्यात को बढ़ाने की सोच रहा है। इसके लिए दोस्तों वो इस तरह का प्रोग्राम बना रहा है। यह भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है जो कहां पर बना हुआ है, ये महाराष्ट्र के पुणे में बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बातें करेंगे दोस्तों तो महाराष्ट्र धीरे धीरे आप देखते होंगे कि साग सब्जी के उत्पादन वगैरह में बहुत आगे बढ़ रहा है। सोयाबीन के भी उत्पादन में महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। प्याज के मामले में आप देख रहे हैं पहले दूसरे स्थान पहुंच गया। गन्ना के मामले में काफी आगे जा रहा है। ठीक है, तो आप जितने भी खाद्य प्रोडक्ट देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट में महाराष्ट्र का जो है स्थान भी है, जैसे आम वगैरह में भी स्थान है। ठीक है, जिसको याद रखेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की जो मिट्टी और जलवायु है वो वहां पर गेहूं, चावल, अरहर, चना, बाजरा, ज्वार इन सब के लिए जो है एक उपयुक्त मानी जाती है, तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुल मिलाजुला का टारगेट है। क्यों लाया गया, तो इसके लिए लाया गया दोस्तों कि 2022 तक 60 बिलियन डॉलर निर्यात इसको करने का लक्ष्य रखा है। इसको पूरा करने के लिए लिख रहा महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर और नाबार्ड ने मिलकर के हाल ही में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला है, लॉन्च किया है पुणे में। ठीक है, कहां पर? पुणे में। यह केंद्र महाराष्ट्र राज्य के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देंगे और एक वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, लिख रहा है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि याद रखिए भारत ने कृषि निर्यात नीति की शुरुआत की थी 2018 में। उस नीति के अनुसार लिखा था कि हम किसी भी तरीके से निर्यात को दुगना करेंगे और उसी को लक्ष्य को लेकर के कि 2022 में 60 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इसको करना है, उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम किया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। बाकी महाराष्ट्र आगे भी बहुत सारी चीजों में है। ठीक है, अग्रणी रहा है, जैसे प्याज के सबसे बड़े उत्पादक में से एक जाना जाता है। महाराष्ट्र में बागवानी बहुत तेजी से हो रही है। वहां पर जो जलवायु और मिट्टी है वो गेहूं, चावल, अरहर, चना, ठीक है, इसके अलावा कुछ फल, केला, आम, अंगूर, संतरा, काजू, इनके लिए भी उपयुक्त दशा बनाता है, जिसके कारण वहां पर उत्पादन ज्यादा होता है। राज्य में दाल भी बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, मोटा अनाज का भी उत्पादन होता है, सोयाबीन, गन्ना और कपास का भी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और सूरजमुखी का भी तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये भी आप याद रखें, कहीं ना कहीं जरूरी चीजें हैं जो आपके लिए जान लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए याद रखेगा। आगे पढ़िए 10वां प्रश्न, हाल ही में आईआईटी रोपड़, पंजाब और ऑस्ट्रेलिया के अनुसंधानकर्ताओं ने फेक बस्टर विकसित किया है। ये फेक बस्टर क्या है, लिख रहा है घुसपैठियों को पता लगाने के लिए फेक बस्टर लाया गया, ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए, या फेक वैक्सीनेशन का पता लगाने के लिए, जो लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं उनके प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करते हुए दूसरे लोग जो इस पर कार्य करें, ऐसे कुछ काम के लिए, नक्सलियों का पता लगाने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये फेक बस्टर दोस्तों विकसित किया गया है आईआईटी रोपड़। अभी आईआईटी रोपड़ ने कुछ दिनों पहले एक हाईटेक तरीके का श्मशान प्रणाली भी लाया था, स्टोव प्रणाली। ठीक है, जिसमें जो है कम समय में जो है सौदागरी का एक काम करता था, कम समय में बॉडी को जलाता था। जैसे कि बॉडी को जलाने में मान लीजिए 24 घंटे का समय लगता था, उसमें आधे का समय लगता था, लकड़ियां भी कम खपत होती थी, वहां से कार्बन का उत्सर्जन भी कम होता था। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आईआईटी रोपड़ ने एक बनाया था। ठीक है, बाकी पंजाब और ऑस्ट्रेलिया के अनुसंधानकर्ताओं ने ये फेक बस्टर बनाया है और इससे ऑनलाइन फरेबी का पता चल पाएगा। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन फरेबी भारत में साइबर अपराध के तरीके में वो आगे बढ़ती चली जा रही है। इस समय आप देख रहे होंगे, अच्छा इसको लाने का प्रयास क्यों किया गया दोस्तों, ये पीआईबी का न्यूज है। कहां का न्यूज है, याद रखिए ये आपका पीआईबी का न्यूज है। ठीक है, आज मुझे जब न्यूज नहीं मिल रहा था मैं बढ़ते बढ़ते गया पीआईबी पर और देखा कि एक प्रश्न ये बन रहा था, अब कल परसों में आपके सामने और चैनल पे दिया जाएगा। तो याद रखिए फेक बस्टर क्या, मैं साधारण तरीके से बता दे रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम अभी जो चल रहे हैं वो ऑनलाइन चल रहे हैं, वर्चुअल चल रहे हैं, क्योंकि कोविड के दौर में संस्थान जो बंद चल रहे हैं, मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वर्चुअली कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसे में घुसपैठिए क्या करते हैं, उस वर्चुअली में दूसरे की इमेज, क्योंकि कोई व्यक्ति साक्षात तो है नहीं, तो दूसरे की इमेज और आईडी लेकर के सामने आ जाते हैं। ऐसे में वह बहुत सारी चीजों का नुकसान हो पाता है। या जितने भी इस तरह के फेक फरेबी हो रहे हैं ऑनलाइन तरीके से, उसका पता लगाने के लिए इसको डेवलप किया गया है। इसके माध्यम से पता चल जाएगा कि इस तरह से फेक आईडी कौन चला रहा है, कहां से चला रहा है, ये सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसको डेवलप किया गया। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इसका नाम है फेक बस्टर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप आराम से। लिख रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, पंजाब और मनास यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के अनुसंधानकर्ताओं ने फेक बस्टर नाम का एक अनोखा डिटेक्टर इजाद किया है, बनाया है। ठीक है, यह ऑनलाइन फरेबी का पता लगाएगा।
लगाएगा। विदित हो कि ऐसी फरेबी बिना किसी जानकारी के वर्चुअल सम्मेलन में घुस जाते हैं। इस तकनीकी के जरिए सोशल मीडिया में भी फरेबी को पकड़ा जा सकता है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में भी इस तरह के गलत न्यूज़ों का प्रचार किया जाता है, तो उसके बारे में भी यहां पर पकड़ होगी। मौजूदा महामारी के दौर में ज्यादातर कामकाज और आधिकारिक बैठकें जो हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन यहां पर ऑनलाइन बैठकों में भी यहां पर फरेबी हो रही है, तो उसका पता लगाने के लिए इसको डेवलप किया गया। इस अनोखी तकनीक से पता लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति के वीडियो के साथ छेड़छाड़ की जा रही है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कौन घुसपैठ कर रहा है। ठीक है, इन सभी बातों का पता इस जो है तरीके से चल सकता है, इस आईडी से चल सकता है, जिसका नाम क्या है, एडिटर का नाम क्या है, फेक बस्टर नाम है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। बाकी का इस तकनीकी से पता चल जाएगा कि कौन फरेबी वेबिनार या वर्चुअल बैठक में घुसा है, वीडियो या विजुअल हेरफेर करने की कोशिश करता है, जिसको डीप फेक्स का नाम दिया जाता है। ऑनलाइन परीक्षा या नौकरी के लिए होने वाले साक्षात के दौरान भी इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता था, तो वो जो है रोकने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखें दोस्तों। और बाकी स्टडी 91 बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दिया जा रहा है, वीडियो दिया जा रहा है, पीडीएफ दिया जा रहा है, ब्लॉग दिया जा रहा है और साथ ही साथ वन लाइनर भी दिया जा रहा है। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो आपको सिर्फ क्या करना है, स्टडी 91 का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और उस एप्लीकेशन पर आकर आपको अपनी पढ़ाई करनी। बहुत सारी चीजें वहां दी गई हैं और आइए आप आराम से पढ़िए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक जगह स्थिर होकर पढ़ना तो जरूर आइए। ठीक है, चलिए कुछ मोटिवेशन बातों के साथ आज की क्लास समाप्त किया जाएगा। करा समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। और ये समय क्या चल रहा है, इस समय आपके कंप्यूटर सो रहे हैं। मैंने अभी कल ही आपको समझाया कि ये वो समय चल रहा है जब आपके कंप्यूटर सो रहे हैं। ठीक है, वो जगह नहीं है, वो अभी क्या कर रहे हैं, खरगोश की तरह आराम कर रहे हैं। और ये समय शिक्षा का, अगर आपने समय और शिक्षा का सही कॉम्बिनेशन बिठा लिया तो याद रखिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। यही समय है पढ़ने का, जब लोग आराम कर रहे हैं यही समय पढ़ने का। आप ये बिल्कुल मत सोचिए, जो बच्चा ये सोच रहा है कि अभी तो कोई परीक्षा ही नहीं होने वाली, ठीक है, वो सबसे गलत सोच रहा है। याद रखो जब परीक्षा होगी तो सबसे पहले फेल भी आप ही होगी। ठीक है, इसलिए ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि परीक्षा कब होनी है। ठीक है, आप अपना फर्ज निभाओ ना, आप विद्यार्थी हो, आपका कर्तव्य है पढ़ना, तो आप पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करो, परीक्षा के बारे में आप विचार मत करो। ठीक है, अगर आपने कॉम्बिनेशन समझ लिया तो याद रखो आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी और ये निश्चित रूप से सत्य है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हाथ जोड़ के निवेदन दोस्तों आप सभी से कि वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर किया करिए और साथ ही साथ एक दो कमेंट भी दे दिया करिए, क्योंकि कमेंट पढ़ने के बाद हमें खुशी महसूस होती है। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, मेरा भी दिन शुभ हो, इसलिए एक कमेंट तो बनता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।